नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 3। ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, what will be the equivalent resistance in ohms between the point x and y the given electrical network। ठीक है, ये दिए गए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में x और y के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो देखिएगा, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। तो देखिए, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है y दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, 2 ओम को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये जो है फिर यहाँ जो 4 ओम दिया है इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। और ये जो 2 ओम ऊपर दे रखा है इसको आप ऐसे बना सकते हैं। और जो नीचे आपका 3 ओम दे रखा है इसको ऐसे बना सकते हैं, 3 ओम। और ये दोनों जो दे रखे हैं 4 ओम और ये 2 ओम, इसको सीरीज में बना सकते हैं, क्योंकि जो है देखिए इधर जितना करंट आएगा वही इसमें भी जाएगा, इसमें सीरीज में है। इसको 6 ओम कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब ये देखिए, ये 3 ओम और ये 6 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो इनको हटा करके 2 ओम लिख देते हैं। ठीक है, इनको हटा करके 2 ओम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ हम 4 ओम लिख देते हैं। अब ये देखिए 4 ओम कैसे होंगे, ये पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस जो है बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है, R/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है हम 2 ओम लिख सकते हैं। अब ये 2 और 2 किस में है, पैरेलल में है, तो यहाँ भी R/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। तो x और y के बीच में कितना ओम का रेजिस्टेंस होगा, 1 ओम का हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको जो है डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिएगा, जैसे इसको मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो है 3 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, कैसे हैं, पैरेलल में है। इनका R इक्विवेलेंट निकालिए, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आ जाएगा 3 और ये कट जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो जो R इक्विवेलेंट आया ये क्या है, 3 से भी कम है। ठीक है, सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम है, इससे भी कम है। ठीक है, सबसे कम होगा रेजिस्टेंस। अब देखिएगा, ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे ये जो 2 ओम है, इसको करने के बाद ये सभी क्या आ रहे हैं, इसके पैरेलल में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है जो 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा इससे भी कम क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। तो 2 ओम से कम क्या दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब यही आंसर है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड इन वॉट बाय द करंट सोर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर डिलीवर्ड ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया है। तो यहाँ से I² R से निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट अगर निकालने तो देखिएगा R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो इनका 4 हो जाएगा और फिर ये आधा हो जाएगा, मतलब ये 2 ओम हो जाएगा। अब ये 2 और ये कितना है, इधर 3 ओम है, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, या 5 ओम। ठीक है, तो I² लगा दीजिए, P = I, R इक्विवेलेंट कर देंगे। I² कितना है, 16, और R इक्विवेलेंट कितना आया है, 5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 80 वाट। ठीक है, 80 वाट।
आई स्क्वायर हमने 4 का सीधे डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है, 80 वाट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए, ये कुछ भी आर इक्विवेलेंट सोचिए, कुछ भी आता, लेकिन साथ में क्या है, आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का मल्टीपल होगा, यानी 16 का मल्टीपल होगा। तो देखिए, क्या 40 16 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या 30 16 का मल्टीपल है, नहीं है। 60 16 का मल्टीपल है, नहीं है। 80 16 का मल्टीपल है, यस। तो आंसर यही होगा। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। किरचॉफ्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट पैसिव एलिमेंट, ये बिल्कुल गलत है। किरचॉफ लॉ पैसिव एलिमेंट के लिए लगता है, एक्टिव हो पैसिव हो सबके लिए है। किरचॉफ लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट लंप्ड पैरामीटर, लंप्ड के लिए लगता है किरचॉफ लॉ, ये भी जो है गलत स्टेटमेंट दिया है। किरचॉफ लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेज, नॉन लीनियर हो लीनियर हो सबके लिए, ये भी बात गलत दे रखा है। किरचॉफ लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के लिए किरचॉफ लॉ नहीं लगाया जा सकता है, तो समझिएगा, ठीक है। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है, और एक होता है लंप्ड एलिमेंट्स, ठीक है। लंप्ड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं या वो नेटवर्क होते हैं जो क्या है, नॉट फिजिकली सेपरेबल, ठीक है। इनको फिजिकली सेपरेबल यानी अलग नहीं किया जा सकता है। और लंप्ड क्या है, फिजिकली सेपरेबल, इनको फिजिकली क्या है, सेपरेबल किया जा सकता है, यानी सेपरेट किया जा सकता है। अब इसका मतलब बता रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, जैसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स नॉट फिजिकली सेपरेबल का मतलब ये है, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन। क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। तो क्या ट्रांसमिशन लाइन में जो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूरा थ्रू आउट द लेंथ होती हैं, उनको जो है आप फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा लेंथ के अकॉर्डिंग जो है, पूरा लेंथ के थ्रू आउट लेंथ होते हैं, ठीक है। तो उनको फिजिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के लिए जो KCL है, किरचॉफ करंट लॉ, और KVL है, ये नहीं लगाया जा सकता है। बस यही जान जाइए, KVL और KCL जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के लिए नहीं लगाया जा सकता है। बाकी कुछ भी हो, एक्टिव हो पैसिव हो लीनियर हो, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट, सब के लिए किरचॉफ लॉ लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं लंप्ड एलिमेंट। लंप्ड एलिमेंट वो होते हैं जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका जो है RL, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या हैं, ये सब लंप्ड हैं, ठीक है। इसमें जो है समझ लीजिए फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी सर्किट देख रहे हैं, सारा का सारा क्या है, लंप्ड है, ठीक है। और जो है ट्रांसमिशन लाइन, ये सब क्या है, ये जो है बहुत ज़्यादा ये लेंथ में होते हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो उनको जो है फिजिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पैसिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पैसिव एलिमेंट है, तो देखिए करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, ये क्या हैं, ये सभी क्या हैं, एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। तो हमने एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन बताया था, जो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं, और कब तक सप्लाई कर सकते हैं, फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। और इसमें क्या होगा आंसर, रेजिस्टर। तो हमने बताया था रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सभी क्या हैं, लीनियर हैं, बाईलेटरल हैं और पैसिव हैं, ठीक है। लीनियर है, बाईलेटरल को बताया था, बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं।
लीनियर, बायलेटरल और पैसिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, यही क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो देखिएगा एक चीज़ और बता देते हैं, पॉइंट फॉर्म जो है ओम्स लॉ का क्या है? पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का जो पॉइंट फॉर्म है वो क्या है आपका? J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J क्या है? J को बोलते हैं करंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से डिवाइड कर दीजिए क्या? करंट को, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया J। और आपने पढ़ा होगा फार्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ से देखिए R इज इक्वल टू L अपान सिग्मा ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो रेजिस्टिविटी होती है 1 बाई कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए हम जो है इसके जगह क्या लिख सकते हैं? इसके जगह हम लिख सकते हैं आपका रो इज इक्वल टू L अपान आर ए। ठीक है, तो यहाँ L अपान आर ए लिख देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं V बाई एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए V बाई एल लिख देते हैं। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर मान लीजिए दो ऑप्शन में आपको ये भी दिखाई दे और बोल दे ओम्स लॉ कौन है, तो आप जानिएगा ओम्स लॉ, इसको टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू ए 15 ohm resistance when the potential difference between the terminals of the resistor is 60 volt। करंट फाइंड आउट करना है तो सिंपली I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। V कितना दे रखा है? 60। R कितना दे रखा है? 15। ये क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं। What will be the value of current in ampere flowing through 8 ohm resistor? 8 ohm में करंट कितना फ्लो करेगा फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिए गए सर्किट के लिए। तो देखिए इसका कई तरीका है, कई तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? ये दोनों देखिए, ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल में है, तो 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर हमको क्या पता है? 4 ओम 2 ओम सीरीज में, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 ओम आ गया। यहाँ से करंट निकाल लेंगे V बाई आर करके। V बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 36 बटे में कितना? 6 ओम, यानी 6 एम्पियर की करंट हो जाएगी। यहाँ से करंट फ्लो होने वाला 6 एम्पियर है। दो रास्ते हैं, यहाँ जो है 8 ओम है, यहाँ भी क्या है? 8 ओम है, यानी दोनों करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस जब पैरेलल में बराबर हो तो करंट क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 एम्पियर का करंट यहाँ भी होगा और 3 एम्पियर का करंट यहाँ भी होगा। तो करंट 8 ओम में पूछा था, तो 3 एम्पियर हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको नोडल एनालिसिस से देखते हैं। इसको मान लेते हैं V, तो हम सारा करंट आउटगोइंग मानते हैं V, इधर भी और इधर भी करंट। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे? इधर देखिए प्लस में है, तो V माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा V डिवाइडेड बाई 8। यहाँ देखिएगा V और ये 4 और 4 सीरीज में है, तो V बाई 8 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। एक ग्राउंड मान लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं V माइनस 36 बाई 2,
ये जो है 2V/8 होगा, यानी V/4, ठीक है। अब इसको जो है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 4 हो जाएगा और फिर वापस से 4 को भेज देंगे इधर, 0 हो जाएगा। तो 2V-72 प्लस V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 3V इज इक्वल टू 72। तो V इज इक्वल टू काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 4, 24 वोल्ट आ जाएगा। और जो करंट है वो कितना करंट है, V/8, यानी 24/8, ये कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो आप नोडल एनालिसिस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से करिएगा, आंसर सेम आएगा। आपको जो है जो सबसे आसान लगे वही जो है ट्राई करिएगा। और नोडल एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया जो है नोडल एनालिसिस है। नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डेसिपेटेड बाई ए 60 ओम रेजिस्टर when the potential difference between the ends of resistor is 32 वोल्ट। तो देखिएगा पावर डिसिपेशन हमको ज्ञात करना है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है। तो वोल्टेज V²/R कर देते हैं, वोल्टेज 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई R, यानी 16। तो 16 ये 2 बार में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इसको नोडल एनालिसिस से करते हैं। V यहाँ मान लेते हैं, तो क्या इस पॉइंट का वोल्टेज भी V होगा, सही है, इस पॉइंट का भी वोल्टेज V होगा, और नीचे कहीं जो है ग्राउंड मान लेते हैं। तो नोडल एनालिसिस कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, पहला यहाँ देखिएगा, यहाँ से V-9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ से देखिएगा V-12 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा V-20 डिवाइडेड बाई 9, फिर देखिएगा प्लस यहाँ V-10 डिवाइडेड बाई 5, और ये क्या हो जाएगा, V/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको V की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद V की वैल्यू मिल जाएगी, और करंट क्या होगा, करंट होगा I इज इक्वल टू V/8, ठीक है, V/8। ये करंट की वैल्यू क्या होगी, V/8, यहाँ से निकालने V निकल जाएगा, और यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, करंट निकालने के लिए V/8 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे V की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, और यहाँ पे V की वैल्यू करंट निकालने के लिए V/8 कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है मिलमन्स थ्योरम से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब मिलमन्स थ्योरम से कैसे लगाएंगे, देखिए मिलमन्स थ्योरम से निकालने के लिए क्या है, इसको जो है VTH, यहाँ पे अगर आपको VTH पता चल जाए और RTH पता चल जाएगा तो आप तो निकाल ही लेंगे। तो देखिएगा VTH क्या होगा, ठीक है। VTH जो है आपका होगा, VTH जो होगा V1 डिवाइडेड बाई R1, V2 डिवाइडेड बाई R2, V3 डिवाइडेड बाई R3, और V4 डिवाइडेड बाई R4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R3, 1/R4, ठीक है। और यहाँ हम R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/RTH इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ से आप निकाल लेंगे RTH और VTH। जब RTH VTH निकल जाएगा तो करंट कितना होगा, करंट होगा VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। ठीक है, यहाँ से करंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज हैविंग द एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है भाई, एवरेज वैल्यू होता है आपका 2Vm बाई पाई। तो एवरेज वैल्यू आपका 100 दे रखा है, 100 आपका दे रखा है 2Vm बाई पाई। तो यहाँ से 2Vm क्या हो जाएगा, पाई यानी 3.14 इंटू 100 यानी 314 2Vm। तो क्या 2Vm को ही तो पीक टू पीक कहते हैं, 2Vm ही तो क्या होगा, पीक टू पीक वोल्टेज होगा, यही ना होगा पीक टू पीक वोल्टेज। ये साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। ये आपका ये Vm हो गया प्लस वाला, और ये जो नीचे वाला है Vm, इन्हीं के बीच का तो डिफरेंस है पीक टू पीक 2Vm। तो आप ध्यान रखिएगा, अब उसको Vm निकाल के फिर 2Vm करना वो जो है बेवकूफ़ी है। आप डायरेक्ट 2Vm यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका 314 आएगा, यानी आंसर आपका डी वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फेजर ऑफ ए सीरीज RL सर्किट हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 65 ओम एंड रिएक्टेंस ऑफ आपका 37.53 ओम दे रखा है। व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं। तो देखिएगा tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू होता है XL अपान R। XL क्या दे रखा है 37.53 और नीचे जो है 65 दे रखा है। तो आपको देखिएगा यहाँ से, ठीक है, तो आपको यहाँ 37.53 डिवाइडेड बाई 65 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा tan phi, इसको जो है अगर ये जो है इसको जो है डिवाइड करेंगे, इसको अगर 1.5√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 मिल जाएगा। यानी क्या है आपका, इसको करने से ये आएगा आपका कितना आएगा, √3 कितना होता है भाई, 1/√3 होता है आपका tan 30 डिग्री। कितना होता है tan 30 डिग्री, यानी फाई जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जो है ये आपका 30 डिग्री। फेज एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सर्किट हैज़ 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस 36 ohm each phase. What is the value per phase resistance in ohms of equivalent star connected circuit? ठीक है, देखिए ये जो है आपका डेल्टा में आपका कितना दे रखा है 36 ओम दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है इसी को जो है आप स्टार में कन्वर्ट करिए। ठीक है, इसी को क्या है आप स्टार में कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा। ठीक है, तो हमने बताया था स्टार ये डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा से आप हमने बताया था एक जो है ट्रिक कि डेल्टा में क्या होगा 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये 3 गुना पहले से है, इसको जो है स्टार में करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, स्टार में करेंगे तो ये जो है 12 ओम हो जाएगा, ये भी 12 ओम हो जाएगा, ये भी 12 ओम हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डेल्टा में हमेशा 3 गुना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए स्टार में कन्वर्ट करना है
स्टार में मान लीजिए दे रखा है, स्टार में 3R है, तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। स्टार में अगर डेल्टा में अगर R है तो स्टार में क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। यहाँ जो है R/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, R/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है, वीमा क्या है। तो आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। अगर हमें Q का डायमेंशन पता चल जाए और V का डायमेंशन पता चल जाए तो हम यहाँ C का निकाल सकते हैं। तो C इज इक्वल टू Q/V। क्या V, यहाँ देखिएगा V को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये लिख सकते हैं। तो ये वर्क क्या है, W का जो है डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL/2T-2। और ये चार्ज है, चार्ज का होता है AT। कैसे AT होता है, Q इज इक्वल टू IT। I यानी एम्पियर को कहते हैं, एम्पियर A और टाइम का T। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा Q इज इक्वल टू वापस से AT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए V का वीमा यहाँ लिख रहे हैं, ये mL/2T-2, AT ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AT² डिवाइडेड बाई mL/2T-2। T-2 वापस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁴। ठीक है, T⁴। यही क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वीमा हो जाएगा। यही क्या है, कैपेसिटेंस का जो है डायमेंशन हो जाएगा। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिपल फैक्टर इज। तो देखिए क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, समझिएगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या जो DC को कन्वर्ट करता है वो प्योर DC होता है, नहीं, प्योर DC नहीं होता है। उसमें जो है AC कंटेंट होता है। ठीक है, उसमें AC भी मौजूद रहता है। तो वो कितना AC रहता है उसको कैसे पता करते हैं, रिपल फैक्टर के बेस पे हम पता कर सकते हैं। रिपल फैक्टर ज़्यादा है मतलब AC ज़्यादा है। ठीक है, अगर रिपल फैक्टर कम है यानी AC जो है कम है उसमें, आउटपुट में। यानी जो है कुल मिला के कहें तो प्योरिटी ऑफ द DC आउटपुट, यानी DC आउटपुट में कितना प्योरिटी है उसको बताने के लिए रिपल फैक्टर का यूज़ करते हैं। ये होता है, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका IAC डिवाइडेड बाई IDC। ये जो है RMS वैल्यू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये RMS वैल्यू अपॉन DC वैल्यू, ठीक है, या एवरेज वैल्यू, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाला आंसर हो जाएगा RMS वैल्यू अपॉन DC वैल्यू, या इसी को कभी कभी RMS वैल्यू की जगह DC वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू दे देगा। तो बात सब एक ही है। ठीक है, कुछ पॉइंट और हैं, जैसे फॉर्म फैक्टर जो रिपल फैक्टर है हाफ वेव के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर कितनी होती है, 1.21। और फॉर फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.48 होता है। 2 भी लिख सकते हैं, 0.482। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी देखिए जो हाफ वेव का रिपल फैक्टर है ज़्यादा है, ठीक है, फुल वेव की तुलना में। इसका मतलब जो है, जो क्या है, हाफ वेव जो रेक्टिफायर है वो बढ़िया नहीं है। ठीक है, फुल वेव की तुलना में हाफ वेव का रेक्टिफायर कैसा है, घटिया है, क्योंकि रिपल फैक्टर उसका क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाउ मच टाइम in second will be taken by 40 coulomb of charge pass through a point in a charge if the current is 8 ampere flows through it। तो यार करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यही तो होता है करंट। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा क्यू बाई आई, क्यू कितना दे रखा है 40 और आई कितना दे रखा है 8, तो यहाँ से जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, 4 कैपेसिटर्स ऑफ 50 माइक्रोफेरेड नहीं है, ये मिलीफेरेड दे रखा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में है तो क्या डायरेक्ट जोड़ दें, पैरेलल में है, पैरेलल के लिए क्या होता है सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, 4 हैं तो 4 को क्या है, इसको जो है जब वैल्यू बराबर होती हैं तो क्या करते हैं C प्लस C प्लस C प्लस C डॉट 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 n है तो मान लियो NC। ठीक है, तो 4 हैं तो 4 की जगह 4 लिख दीजिए, कितना वैल्यू है भाई 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 मिलीफेरेड, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लगा था 15 चौका 60। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एट 20 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, यानी 20 डिग्री पर 30 ओम दे रखा है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.00305 per degree Celsius. What is the approximate resistance of the wire in ohm at 30 डिग्री सेल्सियस। यानी अल्फ़ा दे रखा है और 30 डिग्री पे पूछ रहा है क्या होगा रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा होगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, या ऐसे पढ़ा होगा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, सब एक ही है। R2 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है, यानी जो फाइनल रेजिस्टेंस है 30 ओम, यानी फाइनल ओम है 30 डिग्री पे, तो R लिख देते हैं R2। R1 कितना दे रखा है 30 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा कितना दे रखा है 0.00305। ठीक है, इंटू टी कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, पहले जहाँ 20 डिग्री था अब कितना है 30 डिग्री, डिफरेंस कितना है 10, तो ये आप ये 30 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, इसका 300 हो जाएगा, तो 0.00 ये हो जाएगा 300। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ आप तो जो है पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.305 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 3 कर देंगे, फिर 30 प्लस में ये कितना हो जाएगा 0.915, यानी 30.915 ओम, यानी क्या हो जाएगा 31 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन ओम सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा ओम सेंटीमीटर, ऑफ द वायर हुज रेजिस्टेंस इज 5 ओम, assume the length of the wire is 15 meter, the diameter of the wire is 0.15 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा RA अपान L। ठीक है, यहाँ से R कितना दे रखा है, R दे रखा है 5 ओम। अब एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, पाई R कितना दे रखा है 0.152 डिवाइड कर देंगे 2 से।
अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, लेकिन इसको हमको मीटर स्क्वायर में करना है, तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई एल, एल कितना दे रखा है 15 मीटर। अब ये जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, ओम मीटर में आ रही है, ठीक है, और हमको चाहिए ओम सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ से ऊपर देखिएगा ये पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, और इसको कर देंगे आपका, ये जो है इसका स्क्वायर कितना होगा 15 का, तो 15 का 225 होता है, और ये 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 2.25, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, और ये जो 2 और 2 का स्क्वायर आएगा नीचे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इसको हम जो है इसको 10⁵ कर देते हैं माइनस, तो इसको हम जो है 22.5 कर देते हैं। तो देखिए ये जो है 22 से 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 66, और 66 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। हमने जो है क्या है इसको और इसको इग्नोर किया है, तो मल्टीप्लाई होगा तो इससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 5.5 इंटू 10⁻⁻⁵ से ज़्यादा वैल्यू कौन दिया है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।